नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो विपक्ष ऑलवेज बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। भारत की ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूरा विपक्ष बटा हुआ है और बेदम भी नजर आ रहा है। संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग पर 16 पार्टियों ने पीएम मोदी को चिट्ठी तो भेजी है, लेकिन एनसीपी और आप ने मीटिंग में आना भी जरूरी नहीं समझा और आम आदमी पार्टी ने तो 2 कदम आगे बढ़ते हुए कांग्रेस से अलग पीएम मोदी को चिट्ठी लिखने का फैसला कर लिया। मतलब साफ है कि साथ दिखावटी है, विपक्ष बटा है और कांग्रेस अलग थलग भी है। एक वक्त था जब विपक्ष एकजुटता की बात करता था, लेकिन अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद कांग्रेस के खिलाफ विपक्ष ही खड़ा हो गया है। टीएमसी चुप है, आम आदमी पार्टी ने दूरी बना ली है, डीएमके, समाजवादी पार्टी, आरजेडी जैसी पार्टियां, सारी पार्टियां खामोश है, क्योंकि सब जानते हैं जो देश की सैन्य कार्रवाई पर सवाल उठाता है वो खुद को ही कटघरे में खड़ा करता है। तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कैसे विपक्ष बटा हुआ है, कांग्रेस फंसी है, आज इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही पश्चिम बंगाल में ममता की समस्या बढ़ती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले से, वो भी चुनाव से पहले, ममता सरकार की मुश्किलें बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने ममता को 11,000 करोड़ का झटका दिया है, जिससे पश्चिम बंगाल का बजट गड़बड़ा गया है। तो इस पर भी आपको जानकारी देंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कैसे विपक्ष बढ़ गया है? देखिए, विपक्ष तो बटा हुआ है, वो उसका मूल कारण जो है वो राहुल गांधी की मूर्खता है। सिर्फ विपक्ष ही नहीं बटा हुआ है, कांग्रेस पार्टी में रात भर हाहाकार मचता रहा कि राहुल गांधी ने क्या कर दिया। यू आर सेइंग कि देश का प्रधानमंत्री सरेंडर कर दिया। सरेंडर कौन किया? हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच चल रहा है ना मसला। ये कोई पॉलिटिकल पार्टीज के बीच, 2 राज्यों के बीच, 2 पॉलिटिकल पार्टीज, 2 पॉलिटिकल नेताओं के बीच हिंदुस्तान का इंटरनल मामला तो नहीं है। ये मामला हिंदुस्तान और पाकिस्तान का है। आप भाषण भी दे रहे हो, ट्वीट भी कर रहे हो, पैसे लगा करके, ट्रोल आर्मी को पैसे दे करके आप उस नैरेटिव को आगे भी बढ़ा रहे हो। आप ये बता रहे हो कि पाकिस्तान के सामने इंडिया ने सरेंडर कर दिया। ये जो राजनीति राहुल गांधी कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग भी सिर पीट रहे हैं। भाई, इनके अपने लोग कह रहे हैं कि पार्टी बाद में, देश पहले। देश की पूरी जनता कह रही है कि हम जीत गए। पाकिस्तान कह रहा है हम पिट गए। पाकिस्तान माफी मांग रहा है। पाकिस्तान अपने तमाम वादों से, मैंने जो दावे कर रहा था कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, उसको लेकर के वो उलट रहा है। वो बातचीत के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। और हिंदुस्तान का ये लीडर ऑफ अपोजिशन इतना इर्रिस्पॉन्सिबल है कि वो कह रहा है कि हिंदुस्तान ने सरेंडर कर दिया। ये आप किसके लिए कर रहे हो? अब ये सवाल तो पूछना पड़ेगा कि भाई ये बताओ राहुल गांधी कि चीन के साथ तुम्हारा कौन सा करार हुआ था? जो एमओयू कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बीच हुआ, क्या उसका ये हिस्सा है कि जब कभी भी चाइनीज सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट्स को खतरा होगा, जब उसके एयर डिफेंस सिस्टम को जो पाकिस्तान में लगा हुआ है उसको चकनाचूर हम कर देंगे, जब उसके F-10 और F-17 विमानों को हम गिराएंगे, जो 10 की संख्या में गिरे हैं, ये एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, तब आप कवर फायर देने के लिए खड़े होना जरूरी है आपके लिए। क्या उसी वादे को पूरा किया जा रहा है? या फिर अमेरिका में डीप स्टेट के साथ जो मुलाकात और वहां जो प्रोग्राम, ये पाकिस्तानी दलाल, आईएसआई के एजेंट जो आपके वहां के पब्लिक कार्यक्रम के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा करते हैं, क्या उसके इशारे पे ये सवाल पूछे जा रहे हैं? राहुल गांधी हर दिन अपनी जिद प्रधानमंत्री मोदी को नीचा दिखाना है, उस चक्कर में देश को बदनाम और हिंदुस्तान की सेना के पराक्रम को कम आंक रहे हैं, उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। देश ये बिल्कुल पसंद नहीं कर रहा। बिल्कुल, विपक्ष तो बटा ही है, कांग्रेस पार्टी भी सर बटी हुई है, लेकिन जो राहुल गांधी की जिद का सर ने चर्चा की, राहुल गांधी की जिद ही कांग्रेस को ले डूब रही है। देखिए, कांग्रेस तो धीरे धीरे नीचे गिर ही रही है।
लेकिन इस समय जो स्थितियां पैदा हुई है, कुछ पार्टियों की अपनी मजबूरी है जो इंटरनल समस्या चल रही है, कुछ पार्टियों की अपनी मजबूरी है कि वहां चुनाव आने वाले हैं, और कुछ पार्टियां विपक्ष में ऐसी है जो राहुल गांधी के रवैये से नाराज है, और कांग्रेस के अंदर कुछ नेता ऐसे हैं जो पूरी तरह से मान कर बैठे हैं कि अब कांग्रेस दिल्ली की सत्ता तक नहीं पहुंचेगी, इसीलिए इसको छोड़कर बाहर जाओ, अपने अपने तरीके से अपनी राजनीति को आगे बढ़ाओ। अभी जो विपक्ष अलग थलग पड़े हैं, कांग्रेस को छोड़ चुका है, उसमें राष्ट्रीय जनता दल को देखिए, वहां पर बिहार में चुनाव होने वाला है, प्रधानमंत्री मोदी जाकर वहां ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं। बिहार में ऐसा माहौल तैयार हो गया है कि पहली बार भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाया। पहली बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान ने तो टेरर अटैक किया था पहलगाम पर, और हिंदुस्तान ने पहली बार पाकिस्तान के अंदर घुसकर मारा। इससे पहले कभी नहीं हुआ। 1948 में भी क्या हुआ था, पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पर अटैक किया था, हमने डिफेंड किया था। 65 में क्या हुआ, पाकिस्तान ने अटैक किया, हमने डिफेंड किया था, और उसके बाद 71 में भी वही हुआ। पाकिस्तान ने शुरुआत की थी, हम धीरे धीरे उसके क्षेत्र के अंदर घुसे। लेकिन इस बार पाकिस्तान ने अटैक नहीं किया, बल्कि उसने आतंकवादी भेजे, और उसके बदले हम उसके घर में घुसकर उसके आतंकी ठिकानों को, उसके एयरबेस को, सबको तबाह किया। तो ये जो बातें चल रही है, इमोशन पैदा हुआ है। अब राष्ट्रीय जनता दल ये नहीं जानती है और सोचती भी नहीं है कि अगर इस पर सवाल उठाना शुरू कर देंगे तो जो रहा सहा कुछ सीटें हैं वो भी खत्म हो जाएगी। और इसीलिए नीतीश कुमार भी पीएम मोदी के साथ रोड शो कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उसकी अपनी मजबूरी चल रही है। केजरीवाल की अपनी मजबूरी है, पार्टी ही खत्म होने के कगार पर है। ये अलग से पीएम मोदी को चिट्ठी लिखने की जरूरत क्यों पड़ी आम आदमी पार्टी? क्योंकि आम आदमी पार्टी को यह लग रहा है कि अभी की स्थिति में हमें इन लोगों के साथ चलने से कुछ अतिरिक्त फायदा नहीं होने वाला है, इनके साथ साथ आगे बढ़ेंगे। ऐसे भी हमें मीडिया फुटेज जो मिल रही है वो आम आदमी पार्टी के निगेटिव इमेज को ही दिखाता है। तो कम से कम ऐसे अलग थलग दिखाई पड़े, ऐसे लगे कि आम आदमी पार्टी अभी जीवित है, क्योंकि ऐसे तो देखा जाए आम आदमी पार्टी मरणासन स्थिति में है। दिल्ली के अंदर इनके पार्षद छोड़कर जा रहे हैं, ये दिल्ली में एमसीडी के चुनाव में भी हर दिन इसकी समस्याएं बढ़ रही है। स्टैंडिंग कमेटी पर बीजेपी का कब्जा हो गया है, इसके पार्षदों की संख्या 134 से घटता घटता 97 पर पहुंच गया है, और दिल्ली से लेकर पंजाब तक हर जगह पर आम आदमी पार्टी के नेता अब बागी सुर दिखाई पड़ रहा है उनके। जो अरविंद केजरीवाल के सामने बैठ नहीं सकता था, वो अब अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठा रहा है, जैसे राहुल गांधी पर उनके नेता सवाल उठा रहे हैं। तो ऐसी स्थितियों में नॉर्थ से साउथ तक जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो कांग्रेस से दूरी बना रही है इस बात को लेकर कि उनके राज्य में जो चुनाव होने हैं, चाहे डीएमके को ही ले लीजिए, वो चुप बैठी है। अभी तक ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने वाले पार्टियों में स्टालिन सबसे पहले रहता, जो सबसे अंत में खड़ा है, एक सवाल नहीं उठाया। पिनराई विजयन को देख लीजिए, केरल में भी चुनाव होने हैं, वो भी पीछे बैठा हुआ है, कभी सवाल नहीं उठाया, और कोऑर्डिनेट कर रहा है साथ में मिलजुल कर कि कम से कम कांग्रेस के खिलाफ हमें मौका मिल जाए, भारतीय जनता पार्टी और हम दोनों एक दूसरे के जो वैसे वोटर हैं जो भाजपा को नहीं दे सकते, कांग्रेस से नफरत करते हैं, हमारे साथ आ जाएंगे। उसी तरीके से तेलंगाना में देखिए, केटी रामाराव की पार्टी, ये केसीआर की पार्टी में केटी और के कविता दोनों भाई बहन में ऐसे जंग चल रहा है जो आगे आने वाले समय में प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी के बीच शुरू होने वाला है, जैसे तेजस्वी और तेज प्रताप के बीच शुरू होने वाला है। तो ये या तो अपने इंटरनल परेशानी से परेशान है या फिर चुनाव को लेकर डरे हुए हैं, और कांग्रेस इस बीच में जो बातें कर रही है उससे कांग्रेस पार्टी के नेता और कांग्रेस से बाहर की क्षेत्रीय पार्टियां नाराज है, इसलिए कांग्रेस अलग थलग है। और इन लोगों की जो विपक्षी एकता की बात कर रहे थे, वो सारे के सारे विपक्षी एकता की बात ये 15 दिन के अंदर धराशायी हो चुके हैं। मतलब जो ताजा स्थिति है उसमें साफ यही कहा जा सकता है कि जो पार्टियां चुप है, खामोश है, वो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ है। बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि उनको ये पसंद नहीं आ रहा है। क्योंकि देखिए, जो नेता ग्राउंड से जुड़ा हुआ होगा, जो जनता के बीच होगा, जो कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करता होगा, उनको तो समझ में आता है ना कि पब्लिक मूड क्या है। आप पाकिस्तान की भाषा बोलोगे और सोचोगे कि आप हिंदुस्तान में राजनीति कर लोगे? भाई इतना दम तो लगा लिया, सारा ताकत लगा दिया,
ये सारे वामपंथी एनजीओ, झोला छाप से लेकर के बॉलीवुड से लेकर के कौन कौन लोग ये कन्हैया को प्रचार प्रसार के लिए नहीं गए? बेगूसराय भी और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर भी जीत पाया नहीं। क्यों? वो जो टुकड़े टुकड़े गैंग का वो जो भारत तेरे टुकड़े होंगे, आप भारत के खिलाफ भारत विरोधी नारेबाजी करोगे और हिंदुस्तान में आप चुनाव जीत जाओगे? इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। और ये इल्म बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज को है। छोटी पार्टियां हैं लेकिन दिमाग राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से ज़्यादा है, इसलिए इन लोगों ने डिस्टेंस बना लिया कि चलो भाई भीड़ में पीछे पीछे अपना चल रहे हैं, विपक्ष में है, कोई बात नहीं है। लेकिन आप देखिएगा कि जब लोग मानसून सेशन जब शुरू होगा, बहुत सारी पार्टियां सरकार के साथ सुर में सुर मिलाती हुई नजर आएगी। एक और रिएक्शन आपसे जानना चाहेंगे, ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से तोहफा मिला है। ममता बनर्जी की तो लग रहा है कि स्थिति बहुत ही दयनीय और बहुत ही खराब होने वाली है। 11,000 करोड़ रुपए देना है किसके लिए? सरकारी कर्मचारियों के डीए के लिए। करीब 10 लाख के आसपास कर्मचारी हैं जी, मतलब 50 लाख वोट। ये मामला तो बहुत बिगड़ने वाला है। ममता बनर्जी अगर बजट के लिए पैसे नहीं है इनके पास, इकोनॉमिक विकास नहीं हो रहा, वहाँ पे सारी कंपनियां, मैं तो देख रहा था, मैं बस एक आंकड़े देख रहा था कि 30% कंपनियां जो कलकत्ता और वेस्ट बंगाल में ऑपरेट कर रही थी सब राज्य से छोड़ के निकल गई। आज़ादी के समय सबसे ज़्यादा जो इंडस्ट्रियल आउटपुट था वो पश्चिम बंगाल का हुआ करता था। कोलकाता में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन का काम होता था, उसके पोर्ट्स वगैरह में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हुआ करता था। आज 11वें स्थान पे खिसक गया है। 11वें स्थान पे आप चले गए, किस लिए? ये कांग्रेस हो कि फिर वामपंथी हो या फिर ममता बनर्जी हो, किसी ने रिवाइव करने की कोशिश नहीं की। पैसे है नहीं तो आप क्या किए? आपने क्या किया? आपने डीए जो है सरकारी कर्मचारी का काट लिया। पूरे देश की केंद्र सरकार का जो है डीए बढ़ता चला गया और आप जो है, क्योंकि पैसे नहीं है, अब तो देना पड़ेगा। नहीं दोगे तो अमित शाह छोड़ेंगे नहीं, और वो तो जाकर के बोलेंगे कि पहले ही सरकार आई नहीं, पैसे की कोई कमी नहीं होगी, हम देंगे। तो इसका मतलब है कि ममता बनर्जी का ये जो चुनावी साल जो है ऑलरेडी भ्रष्टाचार से लेकर के सब तरह के आरोप लग रहे हैं, एंटी हिंदू होने का आरोप लग गया, सारी चीज़ें जो हो रही है, ऊपर से ये आया है, ये मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा झटका ममता बनर्जी। बिल्कुल, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ऐसी टाइमिंग में ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है क्योंकि चुनाव पश्चिम बंगाल में नजदीक है। 11,000 करोड़ चुका पाएंगी ममता बनर्जी? देखिए, ममता बनर्जी अब दिल्ली आएंगी कुछ समय के अंदर। जब पिछली बार जब ममता बनर्जी की सरकार को पैसे की समस्या हुई, काम नहीं हो रहा था, वहां अलग अलग गुट में हंगामा चल रहा था, विधायक इनके सर पर सवार थे कि देखो भाई हमारे क्षेत्र में भी काम नहीं हो रहा, हम क्या करें, अगर पैसे नहीं होंगे तो फिर हम जीत कर नहीं आ पाएंगे। तो ये दिल्ली पहुंची थी, पीएम मोदी के साथ मीटिंग की, सॉल लेकर आई थी, आम लेकर आई थी, लेकिन फिर भी पीएम मोदी ने एक मुस्कुराहट से कह दिया था, देखो भ्रष्टाचार पर काबू करो, भ्रष्टाचार खत्म करो, पैसे रिलीज होंगे, चाहे मनरेगा का हो या पीएम आवास योजना का हो। क्योंकि जो रिपोर्ट आई थी वो उसमें साफ दिख रहा था कि पीएम आवास योजना के तहत मकान उन लोगों को नहीं दिए जा रहे हैं जिसको जरूरत है। केवल और केवल ये टीएमसी के नेता कार्यकर्ता जिनके बड़ी बड़ी बिल्डिंग है वो भी पीएम आवास का पैसा लेकर बैठा हुआ है, इसीलिए रोक दिया गया। अब फिर से ये आएंगी क्योंकि 11,000 करोड़ ये तो देना पड़ेगा। 6 सप्ताह का मौका सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और कह दिया है कि ये डीए फंडामेंटल राइट है उन कर्मचारियों का। अगर 55% डीए मिल रहा है केंद्र सरकार, आगे नया पेमेंट आयोग जो वेतन आयोग बनाया गया है, उसके बावजूद आप अभी तक 18-20% दे रहे हो। इन लोगों ने तर्क दिया था कि हर जगह पर अलग अलग जगह पर महंगाई अलग अलग होती है, इसलिए हम इसको नहीं दे पा रहे हैं। तो ये वो गैंग है जो कि सीधे कहेगा देखिए महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, और अपने राज्य में जाते ही महंगाई खत्म हो जाती है, कम हो जाती है। ये महंगाई केवल प्रधानमंत्री मोदी के लिए है कि उनको महंगाई की मार कैसे नहीं झेलनी पड़ रही। तो ये स्थितियां जो पैदा हुई है उसका हिसाब किताब लेने के लिए पीएम मोदी ने भी कहा कि निर्मम सरकार है। ये निर्मम सरकार सिर्फ केवल हिंदुओं के लिए नहीं, सरकारी कर्मचारियों के लिए भी है, क्रश करता है सबको।
और अमित शाह ने भी कहा कि देखो ये एंटी हिंदू ही नहीं बल्कि एक पूरी तरह से जिहादी सरकार है। तो जो स्थितियां वहां पैदा हुई है, एक बार में 70 सीटें पार कर गई भारतीय जनता पार्टी, इस बार वहां सरकार बनाने की पूरी संभावनाएं दिखाई पड़ रही। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो चुनाव से पहले ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पीएम मोदी और शाह के दौरे के बाद से भी ममता बनर्जी लगातार परेशान चल रही हैं और सबसे बड़ा झटका अब सुप्रीम कोर्ट ने ही दे दिया है। ये झटका छोटा मोटा नहीं है, 11,000 करोड़ का है। तो चुनाव से पहले ममता की मुसीबत बढ़ने वाली है, तो वहीं पूरा विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अलग थलग पड़ गया है। आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।